गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, मैं लेक्चर फोर्थ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, विच इज स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेमेस्टर 1, एंड माय पेपर इज डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो देखिए बच्चों, जो पिछली 3 क्लासेस हैं उसमें मैंने काफी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी है। स्पेशली हम बात कर रहे थे सेंट्रल वैल्यू की, जिसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट था अर्थमेटिक मीन। तो हमने बहुत सारे टाइप के अर्थमेटिक मीन पढ़े, जैसे सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन और ट्रिम्ड मीन। होप सो क्लियर हो रही होंगी आपके ज्यादातर चीजें। अब अर्थमेटिक मीन को लेके हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन किया था। मैंने बताया था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन मेरा बचता है किसी भी मेजरमेंट को लेकर, वो ये है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि किस टाइप के डाटा पर कौन सा मेजरमेंट लगाया जाता है। क्योंकि जो फर्स्ट क्लास थी मेरी, मैंने उसमें आपको बताया था कि मेरे बच्चों, डाटा को देखकर हमें ये जज करना पड़ता है कि आपके किस टाइप के डाटा पर कौन सा मेजरमेंट ज्यादा सुटेबल रहेगा। मींस समटाइम अर्थमेटिक मीन इज बेटर देन ऑल अदर, समटाइम ज्योमेट्रिक मीन, समटाइम मीडियन, समटाइम हार्मोनिक मीन, समटाइम मोड। तो वो जो किस टाइप के डाटा पर कौन सा मेजरमेंट लगेगा और किस टाइप के डाटा पर कौन सा मेजरमेंट नहीं लगेगा, ये जो हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं इन द थ्योरी ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं पिछली क्लासेस में, मेरिट मतलब अच्छी बातें होता है, डीमेरिट मतलब अच्छी बातें नहीं होता है, मतलब बुरी बातें, मतलब जहां पर ये मेजरमेंट यूज नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो अर्थमेटिक मीन को लेके आज का मेरा लास्ट क्लास है, विच इज बेस्ड ऑन मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है बेटा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरिट की, तो मेरिट्स यानी कि अच्छी बातें, यानी कि कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, एक बार हो जाए। तो सबसे पहले तो नंबर 1, अर्थमेटिक मीन is rigidly defined। ठीक है। अर्थमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड। ठीक है बेटा। तो जब मैंने क्लासेस आपके सामने स्टार्ट की थी तो मैंने बोला था एक आइडियल मेजरमेंट होने के लिए फॉर द सेंट्रल वैल्यू कुछ पैरामीटर्स हमने डिसाइड किए हैं। उन पैरामीटर्स में एक सिनेरियो था कि रिजिडनेस। तो हमने बोला था कि वो बेटर मेजरमेंट माना जाएगा जिसका डेफिनेशन रिजिड होगा। समथिंग इज रिजिडली डिफाइंड और समथिंग इज वीकली और इलली डिफाइंड, इल डिफाइंड, राइट। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो रिजिडली डिफाइंड होता है। तो ये इसकी एक मेरिट है, अच्छी बात है कि इसका जो डेफिनेशन है, जो भी डेफिनेशन, जिस टाइप का भी डेफिनेशन मैंने आपको दिए, समझाए, वो सब रिजिड है, स्थिर है। डाटा कोई भी हो, डेफिनेशन यही रहेगा। चलिए, वेरी गुड। सेकंड जो इसका मेरिट होता है, अर्थमेटिक मीन इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। ठीक है बेटा। ऑब्वियसली बात है, अर्थमेटिक मीन को समझने में कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको आई नहीं होगी। तो दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। वेरी गुड। चलिए, नाउ थर्ड पॉइंट जो है वो मेन है। अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट फ्लक्चुएटेड बाय द सैंपलिंग। मीन्स जो आपका अर्थमेटिक मीन है वो सबसे कम फ्लक्चुएट होता है बाय द सैंपलिंग। अब एक्चुअली में ये जो थर्ड इसका मेरिट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट है। आगे चल के हम इसके बारे में और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट फ्लक्चुएटेड बाय द सैंपलिंग का जो मीनिंग होगा वो ये होगा कि देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपके पास कोई पॉपुलेशन है, उसमें से आप कुछ यूनिट्स का सैंपल लेते हैं, तो एक रूल है हमारे पास कि अगर आपके पास
कोई पॉपुलेशन है जिसके अंदर कैपिटल एन ऑब्जर्वेशंस है और इसमें से आपको एन ऑब्जर्वेशंस एज ए सैंपल चूज करनी है, तो टोटल कितने सैंपल बनते हैं? NCN। शायद आपने ये बात पढ़ी होगी। तो अगर कैपिटल एन ऑब्जर्वेशंस में से स्मॉल एन ऑब्जर्वेशन आपको सैंपल के अंदर लेनी है, तो टोटल जो सैंपल बनेंगे वो NCN बनेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बनेंगे। अब हर सैंपल का अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो सेम तो आएगा नहीं, क्योंकि सैंपल के अंदर अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हर सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग एक सैंपल मीन आपको मिलेगा। ठीक है। अब वो ये कहता है, या जो मेरी प्रॉपर्टी है या जो मेरिट है वो ये कहती है कि ये जो सैंपल मीन डिफर करेंगे, पहले सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग एक सैंपल मीन, मान लीजिए आपने एक सैंपल डाला, उसके कोरस्पॉन्डिंग मीन आया x1 बार, दूसरा सैंपल डाला, उसके कोरस्पॉन्डिंग मीन आया x2 बार, अप टू सो ऑन। लास्ट वाले के लिए मीन डाला NCN बार, क्योंकि इतने सैंपल हैं। तो ये इतने सारे मीन, अर्थमेटिक मीन आपको मिल जाएंगे। अब वो कहता है कि इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, जो फ्लक्चुएशन होगा, वो सबसे कम होगा देन एनी अदर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू। तो जो अनदर मेजरमेंट बच गए सेंट्रल वैल्यू के, उनमें से सबसे लीस्ट फ्लक्चुएशन होता है बाय द सैंपलिंग। मतलब सैंपल के चेंज करने पे जो वैल्यू चेंज होती है, तो चेंज तो सबकी होती है, अर्थमेटिक मीन भी चेंज हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी चेंज हो जाएगा, मीडियन भी चेंज हो जाएगा, बट जो सबसे कम वेरिएबिलिटी जिसके अंदर होगी, सबसे कम फ्लक्चुएशन जिसके अंदर होगी थ्रू द सैंपलिंग, दिस इज नथिंग बट द अर्थमेटिक मीन। तो इसीलिए ये एक स्टेबल एवरेज भी माना जाता है। तो कुछ लोग इसको स्टेबल एवरेज भी कहते हैं। स्टेबिलिटी का यही मतलब होता है कि फ्लक्चुएशन कम होता है। दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन इज स्टेबल एवरेज। स्टेबल एवरेज का मतलब ये नहीं कि ये सबसे अच्छा है, नहीं, सबसे अच्छे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। स्टेबिलिटी एक सिनेरियो है कि इसके अंदर बाय द सैंपलिंग कुछ फ्लक्चुएशन तो होगी, बट इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी जितनी ज्यादा दूसरे अनदर मेजरमेंट्स में फ्लक्चुएशन होगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो ये है। अब इसकी दो डिफरेंट मेरिट बच गई, जिनको हम मेरिट में भी कंसीडर करते हैं और जिनको हम प्रॉपर्टीज में भी कंसीडर करते हैं। सम राइटर, क्या है वो प्रॉपर्टी या क्या है वो मेरिट? अर्थमेटिक मीन इज सुटेबल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी में भी मैंने आपको पढ़ाया था, वो मेरिट में भी आप उसको लिख सकते हो। मेरिट मतलब अच्छी बातें, तो प्रॉपर्टी हम अच्छी बातों में भी काउंट कर सकते हैं कि अगर दो ग्रुप का आपको इंफॉर्मेशन पता है अर्थमेटिक मीन को लेके, तो आप विदाउट कंबाइनिंग द डाटा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट मुझे करके दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन नहीं है। फिफ्थ जो इसकी मेरिट होती है मेरे बच्चों, वो ये होती है कि अर्थमेटिक मीन इज सुटेबल फॉर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, या अर्थमेटिक मीन डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो वो जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी वो आज आप एज ए मेरिट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ज्यादातर जो मेरिट्स मुझे चाहिए थी, जब मैंने आइडियल मेजरमेंट के लिए कैरेक्टराइजेशन आपके सामने रखा था, तो ज्यादातर जो मुझे मेरिट चाहिए थी वो अर्थमेटिक मीन के अंदर है। अब सवाल आता है इसकी डीमेरिट्स का। अब क्वेश्चन आता है इसकी डीमेरिट्स का। ठीक है बेटा, तो डीमेरिट्स का मतलब बुरी बातें। अब एक्चुअली मेरे बच्चों, बुरी कोई बात नहीं होती है, बुरी कोई बात नहीं है। होता क्या है कि ऐसी क्या सिचुएशन होगी जिस टाइप के डाटा में या तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं होगा, और अगर कैलकुलेट होता है तो वो सुटेबली यूज नहीं होगा टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू। तो दो अलग अलग बातें हैं। या तो किसी डाटा पे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो कैलकुलेट ही नहीं होगा तो बात खत्म हो जाती है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिनमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट तो हो जाएगा, बट वो अर्थमेटिक मीन यूज नहीं होगा टू रिप्रेजेंट ए गुड सेंट्रल वैल्यू। बिल्कुल ऐसा मेरे बच्चों हो जाता है। ठीक। तो अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो बहुत सारी डीमेरिट्स होती हैं। सबसे पहले क्या है? इफ ए
single term is missing, then arithmetic mean is not calculated. Means what? मान लीजिए आपके पास पूरा डाटा अवेलेबल है, पूरा डाटा अवेलेबल है, उसमें से अगर एक भी टर्म मिसिंग है, एक टर्म मिसिंग हो, दो टर्म मिसिंग हो, 10, 20, 50, डजंट मैटर, अगर एक सिंगल टर्म भी मिसिंग है उस डाटा में, यू नेवर कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन. उसका सबसे बड़ा रीजन मेरे बच्चों ये है कि अर्थमेटिक मीन में हम 100% ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हैं. समझ गए? अब अगर कोई टर्म मिसिंग है तो मिसिंग टर्म का आप क्या करोगे? जब तक वो मिसिंग टर्म पता नहीं लगेगी तब तक आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते. हालांकि कुछ राइटर हैं ऐसे, इवन गुप्ता कपूर सर भी ऐसे हैं कि जो टर्म मिसिंग है उसको हटा दीजिए और बचे हुए डाटा का आप अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए. नहीं कर सकते ऐसा. आप समझ गए? ट्रिम्ड मीन तो निकाल सकते थे, लेकिन ट्रिम्ड मीन में भी आपको यह पता होना चाहिए कि वो जो मिसिंग टर्म है वो सबसे छोटी है या सबसे बड़ी है. तो अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं आपको, तो आप उसको हटा के ट्रिम्ड मीन भी नहीं निकाल सकते. तो अगर एक भी टर्म मिसिंग हो रही है तो आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते मेरे बच्चों. ठीक है बेटा? तो ये डीमेरिट है. नाउ सेकंड डीमेरिट है, इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस डाटा, arithmetic mean is not calculated. ठीक है मेरे बच्चों? तो वो कह रहा है इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस डाटा. तो मैं पहले भी आपके साथ ये चीजें डिस्कस कर चुका हूं कि जो ओपन एंड क्लासेस डाटा होता है वो कैसा होता है? बिलो 10, अबव 50, अबव 60, ऐसे कुछ डाटा होता है जिसकी जो लास्ट क्लासेस होती है वो ओपन होती है. उसको बोलते हैं ओपन एंड क्लासेस डाटा. इस केस में आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. नॉट कैलकुलेटेड पहले वाले में भी, नॉट कैलकुलेटेड दूसरे वाले में भी. तो ये सेकंड प्रॉब्लम आ गई. दूसरा डीमेरिट आ गया कि अगर आपके डाटा के अंदर ओपन एंड क्लासेस अवेलेबल हैं तो यू नेवर फाइंड द अर्थमेटिक मीन. आप कभी भी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते. ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं. बिल्कुल सिंपल है, वेरी इजी, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है? सिंपल है बिल्कुल. चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं. अगर आप गौर से देखें थर्ड डीमेरिट की तरफ, थर्ड डीमेरिट में क्या लिख रहा हूं? इन केस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, in case of extreme observations, arithmetic mean is calculated but not used to represent average या फिर सीवी, सेंट्रल वैल्यू. तो थर्ड पॉइंट क्या है मेरे बच्चों? थर्ड पॉइंट है कि अगर आपके डाटा के अंदर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस है. एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि या तो ऑब्जर्वेशन अचानक से बहुत ज्यादा बड़ी या तो अचानक से बहुत ज्यादा छोटी. हो सकता है ऐसा डाटा, बिल्कुल हो सकता है. तो अगर इस टाइप का डाटा आपके पास है जिसमें ऑब्जर्वेशन या तो अचानक से बहुत ज्यादा या तो अचानक से बहुत कम, तो इस टाइप के डाटा को हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑब्जर्व्ड डाटा, या एक ऐसा डाटा जिसमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस है, क्योंकि इन ऑब्जर्वेशंस को हम एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. अब यहां पे पॉइंट नोट करने वाला है ये है कि इस केस में हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट तो कर सकते हैं. बी केयरफुल. अर्थमेटिक मीन को हम, अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड, आप कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट नॉट यूज्ड टू रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल वैल्यू. तो यहां पे हम कभी भी अर्थमेटिक मीन से सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. तो दो बातें देखिए, कहीं पे तो
अर्थमेटिक मीन इज नॉट कैलकुलेटेड, है ना। तो जहां पे अर्थमेटिक मीन इज नॉट कैलकुलेटेड वहां पे तो बात ही खत्म हो जाती है, समझ गए। बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट तो हो जाएगा बट आप उसका यूज नहीं कर सकते टू रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल वैल्यू। केयरफुल आप इन चीजों को समझिए। तो जहां पे मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता डिस्कशन खत्म, लेकिन कहीं कहीं पे कैलकुलेट तो कर सकता हूं बट मैं यूज नहीं कर सकता टू रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल वैल्यू। ये एक अलग अनदर डीमेरिट है मेरे पास अर्थमेटिक मीन का, ठीक है बेटा। अब फोर्थ लेके चलता हूं मैं, मेरा है इन केस ऑफ एसिमेट्रिक डाटा अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड but not used to represent central value means in case of asymmetric data। asymmetric data है का मतलब होता है जिसमें कोई सिमेट्रिसिटी ना हो या फिर कोई स्क्यूनेस हो, मतलब डाटा सेंटर वैल्यू के एक तरफ मूव कर रहा हो, समझ गए, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो जब हम डाटा किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक डाटा। तो जितने भी एसिमेट्रिक डाटा होते हैं उनमें अर्थमेटिक मीन अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए तो बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यूज नहीं करते हैं टू रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल वैल्यू। अगर आप यूज करते हैं तो करिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो गुड रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा। इसके प्लेस पे और बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट हमारे पास होंगे जिनका हम यूज कर सकते हैं, जैसे मीडियन का यूज कर सकते हैं या किसी अनदर मेजरमेंट का यूज कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो बिल्कुल सिंपल था, मेरिट और डीमेरिट मैंने आपके साथ डिस्कस करी। जब आप बुक पढ़ते हैं अगर तो हो सकता है कुछ और मेरिट और डीमेरिट आपको देखने के लिए मिल जाए बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। अब टीचर को बुक से मतलब नहीं होता, टीचर को अपने सब्जेक्ट से मतलब होता है, अपने टॉपिक से मतलब होता है। तो कुछ चीजें बुक डिफर करती हैं। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी बुक आपस में डिफर कर जाएंगी, तो ऑब्वियसली बात है टीचर किस बुक को फॉलो करेगा। तो ये बिल्कुल जो मैं पढ़ाता हूं आपको वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होता है। बुक्स में कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं होती है। एक बार आपको बुक कंफर्म पढ़ना चाहिए, अच्छा रहता है अगर आप एक बार बुक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा मतलब आपको नॉलेज आके मिलती है। चलिए खैर मेरे बच्चों, छोटा वीडियो है क्योंकि मेरा टॉपिक फिनिश हो जाता है और मैं ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाता हूं, ज्यादा कुछ मैं बातें नहीं करता हूं इसके बीच में। धीरे धीरे हो सकता है आपको कुछ वीडियोस लेंथी मिल जाए, वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, होप सो आपको समझ में आ रही होंगी मेरी क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय।